तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन से कि ये ट्वेल्थ क्लास का जो है ये टॉपिक है। और ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक में आपको सबसे चालू किया जाता है पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन आपको कैपेसिटर पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते जाते हैं। तो कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या? कैपेसिटर को ही डे टू डे लाइफ में अपन कंडेंसर के नाम से जानते हैं। ये वही कंडेंसर है जो कि पंखे वगैरह में लगा होता है, और कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो पंखा चल नहीं पाता है ना। तो आइए कंडेंसर के बारे में जानते हैं कि कंडेंसर होता क्या है। सॉरी। तो बेटा क्या है कि कंडेंसर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि अपने को यूज में आता है। जैसे कि कोई ख़ास काम करने के लिए, जैसे कि देखो, इंस्ट्रूमेंट जो भी इन्वेंट किए जाते हैं ना, चाहे डिवाइस जो भी बनाए जाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होता है, किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया, क्या काम था। तो कैपेसिटर का काम कुछ इस तरीके से है कि हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर जो है अचानक से अगर मान लीजिए पंखे में ख़राब हो जाता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि पंखा चालू नहीं हो पाता है। हाँ, वहीं अगर हम डंडे से उसको घुमाते हैं और देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो है घूमना स्टार्ट कर दिया और चालू भी हो गया, बढ़िया चल रहा है। तो एक्चुअल में ना कैपेसिटर जो है काम क्या करता है, तो कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे करता है एनर्जी को स्टोर? तो कैपेसिटर जो है एक मेटल से, मतलब कि कंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है। कैपेसिटर एक कंडक्टर से बना हुआ डिवाइस है जो कि चार्जेज को स्टोर करने के काम में आता है। कैपेसिटर जो है कंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है जो कि चार्जेज को स्टोर करने के काम आता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ चुके हैं, तो जहाँ पर चार्ज होगा बेटा, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी हो, जहाँ पे चार्ज होगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो कैपेसिटर बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेज को स्टोर कर रहा है, लेकिन चार्जेज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, यानी कि कैपेसिटर इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो सिर्फ चार्जेज पर फोर्स लगाता है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या पढ़ाया गया होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वही फॉर्मूला है कि जो सर लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है, अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम उठा लेते हैं, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होता है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू कितना? बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो ये जो तूफान होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसके सहारे से आप कहीं ना कहीं एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हो। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कैपेसिटर क्या है? एक एनर्जी को स्टोर करने का डिवाइस। फिर मैं आगे बात बढ़ाया तो मैं बोला कि कैपेसिटर क्या है? एक कंडक्टर से बना हुआ डिवाइस है। साफ साफ अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे, कैपेसिटर इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ कंडक्टर or metal which stores charges, and due to presence of charge there is presence of electric field, and we know कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होता है। कितना होता है पर यूनिट वॉल्यूम? तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
तो बेसिकली कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है जो कि चार्जेज को स्टोर करता है, चार्जेज के बहाने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपा हुआ होता है एनर्जी, तो इनडायरेक्टली कैपेसिटर जो है एनर्जी को फाइनली स्टोर कर लिया। अच्छा, तो मतलब टीचर ने आपको ये समझा दिया कि कैपेसिटर जो है बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने का डिवाइस है। अगर आपके पास कैपेसिटर है इट मीन्स कि उसमें एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। और उसका बेसिक कैसे होगा, वो कैसे एनर्जी को कैसे वर्किंग है, तो पहले वो चार्जेज को स्टोर करेगा, चार्जेज को स्टोर करने के बहाने से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपा हुआ होगा एनर्जी जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको टीचर ने बताया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो कैपेसिटर जो है कुल मिला के एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एनर्जी को स्टोर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, बैटरी हमारे पास था ही, बैटरी में एनर्जी अपना मस्त, वो मोबाइल चल रहा था, टीवी चल रहा था, इन्वर्टर है ही अपना मस्त, बैटरी के सहारे से हम लोग लाइट कट जाती थी तो उससे एनर्जी लेते थे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब देखो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे इन्वेंट किया गया। तो एक्चुअल में मान लो कि अगर मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं, तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक आप कहीं से कीचड़ लगा करके आते हो घर में, ठीक है ना, आप 2-3 कदम चल करके उसमें ज़मीन पे कीचड़ आपने लगा दिया, तो मान लीजिए कि कीचड़ यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, ये 2-3 जगह पे कीचड़ जो है लग गया, ठीक है। अगर मैं इन कीचड़ पर जिंदगी भर एक एक बूंद करके पानी गिराऊं, पानी गिरा रहा हूँ, लेकिन क्या एकदम धीरे धीरे करके, एक एक बूंद भी नहीं, मतलब और एकदम उससे भी छोटा 100 टुकड़े और कर दो एक बूंद के, तो उतने पानी धीरे धीरे गिराते रहूँ तो क्या ये साफ हो जाएगा। तो कहोगे कि नहीं सर, ऐसे करके जिंदगी भर भी मैं गिराते रहूँ एक एक बारिश के ऐसे जो स्प्रे करते हैं ना अपन, तो उससे अगर पूरी जिंदगी भी करते रहूँ तो शायद ये साफ ना हो। लेकिन मान लो कि मैंने 2 बाल्टी खर्च कर दिए धीरे धीरे करके स्प्रे करते करते, लेकिन ये साफ नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर मैं 2 बाल्टी पूरा पानी भर करके एक साथ पूरा फेंकूं इस पर, तो शायद ये साफ हो जाए तुरंत। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये जनरेटर में क्या करते हैं, इंजन जब चालू करना होता है अपने को, तो हम लोग उसमें हैंडल में ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं व्हील को, अपने पास एक की की तरह होता है, और उसको लगा करके उसमें फार्म हाउस पे ऐसा होता ही है कि इंजन को चालू करना होता है तो अपने को क्या करते हैं कि एक की की तरह होता है, और वो हैंडल के सहारे अपने व्हील को घुमाते रहते हैं अपन, और उसके बाद उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, अपने हाथ के रोटेशन को बढ़ाते जाते हैं, फिर उसका बहुत रफ्तार कर देते हैं जब, तब जाके अचानक से इधर से एक स्विच होता है, उसको खट से मारते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो कि अगर मैं बढ़ाता नहीं अपनी स्पीड को, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे जिंदगी भर घुमाते रहता धीरे धीरे, क्या मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूँ, मैं एनर्जी दे रहा हूँ, प्रॉपर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे ऐसे जिंदगी भर चलते रहूँ तो क्या इंजन चालू हो जाएगा, नहीं। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ एनर्जी का देना ही सफिशिएंट नहीं है, कभी कभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एनर्जी को बहुत कम समय में देना होता है, ज़्यादा एनर्जी को। जैसे कि इंजन को चालू करना था तो अपनी स्पीड को बढ़ा दिए थे, देन उसको स्विच किए थे तो वो ऑन हो गया था, इंजन चालू हो गया था। इट मीन्स हमको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कभी कभी हमें एनर्जी बहुत कम समय में देना होता है, ज़्यादा एनर्जी, जिससे कि वो काम हो पाए। कंडेंसर खराब होने की वजह से पंखे में क्या होता है कि वो जो इनिशियल टॉर्क जो ज़्यादा चाहिए था चालू करने के लिए उस इंजन को, उस मोटर को चालू करने के लिए जो इनिशियल टॉर्क चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो पंखा चालू नहीं हो पाता है कंडेंसर खराब होने पे, कैपेसिटर खराब होने पे। तो कैपेसिटर जो है कुल मिला के एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और कैपेसिटर जिसके साथ लगा दिया जाता है, तो कैपेसिटर का काम ये होता है कि बहुत ही छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत छोटे से समय में वो पूरा एनर्जी स्टोर करके रखे रहता है, और वो पूरा एक साथ दे देता है, ले भाई काम कर ले अपना। तो वो वही बात है कि इंजन को स्टार्ट करना था, हम पूरी जिंदगी अगर ऐसे एनर्जी देते रहते धीरे धीरे, तो ये पूरी जिंदगी इंजन स्टार्ट नहीं होना। लेकिन यही एनर्जी अगर मैं एक इंस्टेंट पे पूरा दे दूं और स्विच ऑन करूं तो तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाए।
तो कैपेसिटर का काम यही है कि ये धीरे धीरे करके एनर्जी को नहीं देता है, एक साथ पूरा ढेर सारा एनर्जी दे देता है, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कोई काम अगर आप रखे हो तो वो उसके हिसाब से, इसीलिए बनाया गया कैपेसिटर को कि आप उसको पूरा कर सकें। क्या कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि कैपेसिटर है क्या, कैसे वर्क करता है? अच्छी बात है। अब देखो कि कैपेसिटर को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आपको इससे, आइए देखते हैं। कैपेसिटर को अपन कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा आपके जो है कैसा पाइप वगैरह से, पानी वगैरह से कैसे कनेक्टेड है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। कैपेसिटर के बारे में प्रॉपर ढंग से 5 लाइन लिखना कि कैपेसिटर कंडक्टर से बना, ब्रैकेट में मेटल से बना एक डिवाइस है जो कि चार्जेज को स्टोर करता है। चार्जेज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टोर, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपा हुआ होता है एनर्जी। तो इनडायरेक्टली कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, और कैपेसिटर का काम ये है कि वो बहुत ही छोटे से समय में, बहुत कम टाइम में पूरा एनर्जी एक साथ स्टोर किया हुआ फेंक देता है। बात समझ में आया? तो दिस इज द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, एंड ऐसी जरूरत क्यों पड़ी इसकी पूरी कहानी आपको समझा दिया। इंजन वगैरह का एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। थोड़ा सा आइए थोड़ा सा एनालॉजी देखते हैं कि टंकी और जो टैंक होता है और कैपेसिटर में कैसे कनेक्शन हो सकता है, कैसे अपन उन दोनों को कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास टंकी है बेटा, टैंक समझते हैं ना? तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक टैंक है, ये रहा टैंक। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, तो इसकी हाइट भी बढ़ रही होगी। बोलो, क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब। तो यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि जो भी W है, अमाउंट ऑफ पानी है, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे वैसे वैसे हाइट भी बढ़ेगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? अगर यही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ पानी कितना डाल रहे हो, जितना डालते जाओगे अमाउंट ऑफ पानी, पानी जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे इसकी टंकी की लेवल ऑफ पानी जो है बढ़ता चला जाएगा, हाइट जो है बढ़ता चला जाएगा। इसी चीज को मैं कनेक्ट करता हूं इधर एक कैपेसिटर से। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इसमें अगर हम चार्ज डालते हैं, वहां पे पानी डाल रहे थे, यहाँ पे चार्ज डालते हैं, तो चार्ज डालने की वजह से ये चार्जेज क्या करेगा, कंडक्टर है तो सरफेस पे आकर के फैल जाएगा। बोलो भाई साहब, सरफेस पर आकर के क्या करेगा, फैलते जाएगा। तो चार्ज के डालने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? आपके पास पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। क्लियर है क्या? इट मीन्स कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज डाल रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल मतलब कि लेवल ऑफ चार्ज, जैसे वहां पे लेवल ऑफ पानी बढ़ता जा रहा था, हाइट बढ़ता जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे लेवल ऑफ चार्ज दैट इज पोटेंशियल वो बढ़ता जा रहा है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा तो यहाँ पर एक आएगा C। बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप आगे भी। C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कह लीजिए या कंडेंसर कह लीजिए, एक ही बात। अच्छा, कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनो कि कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या होता है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, इन दोनों में फर्क क्या है? तो कैपेसिटर डिवाइस का नाम है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है, कैपेसिटेंस उसकी ताकत है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितने चार्जेज को स्टोर करेगा। रेजिस्टर
डिवाइस का नाम है, रेजिस्टेंस उस डिवाइस की ताकत है कि वो कितने से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। तो कैपेसिटर डिवाइस का नाम, कैपेसिटेंस उसकी ताकत कि वो कितना चार्जेज को स्टोर कर पाएगा। क्लियर है क्या? तो C जो हुआ यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। अगर आप गौर से देखें तो C इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ पानी डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ पानी, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वाटर। उसी तरीके से C इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q बाई V। तो अगर मैं पूछूं कि क्या C, यहां पर C हो गया कैपेसिटी ऑफ द टैंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या C अमाउंट ऑफ पानी एंड हाइट ऑफ पानी के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, क्या अमाउंट ऑफ पानी पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी ऑफ द टैंक? तो कहोगे हो सकता है, यहाँ पर जनरली सभी बच्चे गलती करते हैं, सही भी करते हैं, कई बच्चे सही भी जवाब देते हैं। C इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड यू नो C इज इक्वल टू W बाई H आप लिख पा रहे हो। यहाँ पर आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि C इज इक्वल टू W बाई H। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाइट ऑफ वाटर। बोलो हाँ ना? क्या कैपेसिटी ऑफ द टैंक अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाइट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो कहोगे कि हाँ कर रहा है, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, नहीं भाई साहब नहीं कर रहा है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है ये अमाउंट ऑफ पानी पे थोड़ी डिपेंड करेगा। टंकी की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो टंकी कितना बड़ा है, उसको बनाया कैसा गया है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसकी हाइट कितनी है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना है उसकी हाइट क्या है, कितना बड़ा टंकी है या कितना छोटा टंकी है। तो ये टंकी की कैपेसिटी जो है, वो जब टंकी बना था तो उसके डायमेंशंस पे, उसके साइजेज पर डिपेंड किए टंकी की कैपेसिटी। उसी सेम तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, कितने चार्जेज को स्टोर करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर का साइज कितना बड़ा था या कितना छोटा था। कैपेसिटर का जो मेटल है वो कितना बड़ा साइज में है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसके शेप एंड साइज क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कैसे, इसीलिए मैंने इस चीज़ को कंपेयर करके चालू किया था, आपस में देखो दोनों कैसे कनेक्टेड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टंकी की कैपेसिटी क्या अमाउंट ऑफ पानी पे डिपेंड करेगा, क्या 1000 लीटर की टंकी है उसमें सिर्फ 1 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या वो टंकी 1 लीटर कैपेसिटी का कहलाने लग जाएगा? नहीं, टंकी की कैपेसिटी कितनी है वो उसके साइज पर डिपेंड करेगा, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। उसमें 1 लीटर डाल देने से वो 1 लीटर का टंकी नहीं कहलाएगा, 10 लीटर डाल देने से 10 लीटर का टंकी नहीं कहलाएगा। टंकी जब बना था उसकी साइजेज क्या थी, उसके डायमेंशंस क्या थे। उसी तरीके से कंडक्टर के भी कैपेसिटी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर से बना है तो क्या डायमेंशंस है। क्लियर है क्या? तो आइए थोड़ा सा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, बोलो? 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स है। अभी तो आप एक फैक्टर जान गए। पहला फैक्टर ये है कि डायमेंशन ऑफ कंडक्टर क्या है कि नहीं? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर क्या है? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर कह लो या कंडेंसर कह लो या कैपेसिटर कह लो, बात एक ही है। दूसरा डायमेंशन मतलब उसके साइज, शेप, साइज। दूसरा इस बात पर भी, अब ये टंकी वाले केस में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये आता है कि कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है कि कितने चार्जेज को स्टोर करे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ऐड हो जाता है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि
वो कैपेसिटर या कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है। अब इस बात को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और कि ये किस मीडियम में रखा हुआ है कैपेसिटर को, इस बात पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? हाँ, ये दूसरा पॉइंट जो है अभी तक आपको समझाया नहीं है, अब उस पर बात करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे समझा जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर हमने ले लिया और इस पर कुछ चार्जेज बेटा हम डाल दिए। तो चार्जेज जैसे जैसे डालते जाएंगे वो चार्जेज कहाँ पर आएंगे बेटा, बताओ? सरफेस पर आते जाएंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए कि Q को मैं बढ़ाते चला जाऊं तो वो Q कहाँ पर आते जाएगा, बोलना? वो सरफेस पर आते जाएगा साहब। अच्छा, Q को बढ़ाने से क्या सिग्मा, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या सरफेस पर चार्ज बढ़ने लग जाएंगे? तो जब सरफेस पर चार्ज बढ़ने लग जाएंगे तो क्या चार्जेज की डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी सरफेस पे? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बढ़ने लग जाएगा। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने लग जाएगा तो इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर साहब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया था कंडक्टर के केस में कि होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वैक्यूम के अलावा कुछ अलग मीडियम है, मान लीजिए एयर के अलावा कुछ अलग मीडियम है, तो उस समय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यूज हो जाएगा, नीचे में उस मीडियम का एप्सिलॉन यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो मतलब कि इसमें चार्जेस डालने पर ये चार्जेस सरफेस पे आ रहे हैं और सरफेस पे आने के साथ साथ सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, तूफान का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। क्लियर है क्या? अब सोचो कि यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास, तो ये तूफान क्या करेगा? तूफान ये करेगा कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे एयर मॉलिक्यूल्स के, जो प्रोटॉन वगैरह होंगे, उन पर फोर्स तूफान के डायरेक्शन में Q इंटू ई लग जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वहां पर, जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे, वो सारे निगेटिव चार्जेज होंगे। निगेटिव चार्जेज पर फोर्स इधर लग जाएगा Q इंटू ई, तूफान के उल्टे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है क्या कि ये कुछ राइट में फोर्स लग रहा है और कुछ लेफ्ट में फोर्स लग रहा है? तो तुम्हें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है क्या कि एक एयर मॉलिक्यूल को पकड़ करके दोनों तरफ खींचा जा रहा है, इसको तोड़ने की चाहत की जा रही है? तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब तूफान का वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाए कि इस एयर मॉलिक्यूल को क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट कर दे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच करके। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच करके ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर चलाने की कोशिश की जाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा जब इधर चलेंगे तो तुम सोचो कि जो चार्जेस तुम डाले थे एक्स्ट्रा, जो तुम चार्जेस डालते गए, क्यों तुमने डाला? मान लो कि 100 कूलम डाल दिया, तो उतने पर एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हुए थे। अभी 100 कूलम तुमने डाल दिया, अब 100 कूलम से तुमने क्या किया कि 101 कूलम किया। तो 101 कूलम करने की वजह से, 101 कूलम करने की वजह से सिग्मा बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, तूफान का वैल्यू बढ़ गया। अब मान लो कि तूफान का वैल्यू बढ़ गया इतना 1 कूलम डालने की वजह से कि वो तुरंत एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर दिया। ये तूफान जो है दोनों तरफ फोर्स लगा के उसको तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट में खींचते चला आया। क्लियर है क्या? तो तुम सोचो कि 1 कूलम जो तुम एक्स्ट्रा डाले थे, वो इलेक्ट्रॉन आ करके, वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होंगे और निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे। तो ये वही बात हो गई कि गिलास भर चुका है और हम उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो वो पानी तुरंत बाहर जा रहा है। उस पानी डालने का कोई मतलब नहीं है। हम जब यहाँ पर 100 कूलम डाल दिए थे और 100 कूलम पर हमको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो चुका है कि अब ये तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? एयर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। तो अगर हम 101 कूलम, जैसे ही 1 कूलम एक्स्ट्रा डालें
तो वो तुरंत एयर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा और इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके लेकर के आया और वो ला करके कंडक्टर से मिला दिया। तो तुमने जो 1 कूलम एक्स्ट्रा डाला था उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स आए और पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के न्यूट्रल हो गए, तो चार्ज कोई 1 कूलम एक्स्ट्रा डालने का कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस मीडियम में रख रहे हो। अगर मीडियम में, जिस मीडियम में रखोगे, अगर वो मीडियम जल्दी आयनाइज नहीं हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हो चार्जेज। अगर कोई मीडियम ऐसा है जो जल्दी से आयनाइज हो जा रहा है, उसके एयर मॉलिक्यूल्स, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उस मीडियम में, जो भी मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो जल्दी से अगर टूट जाते हैं, तो उसमें कंडक्टर पर बहुत ज़्यादा चार्ज हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत क्या करेगा, तोड़ेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो बेटा ये कहीं ना कहीं कैपेसिटर का आपको एक इंट्रोडक्शन था। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाइए जो फिजिक्स को सीखना चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है कि आपके नीट या जेई के लिए अगर ये हेल्पफुल होगा, तो आप बिल्कुल फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।